अपनी उस बात पे बिल्कुल कायम हूँ कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। फिर हम निकलेंगे, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। इनके झांसे में मत आइए, ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, डंडे मरवाते हैं लोगों को और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में मुज़ाकरात और एहतजाज की बातें साथ साथ हो रही हैं। अभी आप लोगों ने ऑडियो क्लिप्स सुने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती टीम बनाई उसके मेंबर हैं, लेकिन वो गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि अगली बार इस्लामाबाद आए तो पूरी तरह असले से लेस आएंगे और खुदा ना खास्ता गोली का जवाब गोली से देंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे थे कि आप जब भी इस्लामाबाद आए हैं तो आप पुरअमन नहीं आए बल्कि असले से लेस आए हैं और इस दफा भी आएंगे तो आपको उसी तरह डील किया जाएगा जैसे 24 नवंबर को आए थे और 26 नवंबर को डील किया गया। सवाल यह पैदा होता है कि ये जो सियासी शोरिश है इसके दरमियान जो मुज़ाकरात की गूंज हमें सुनाई दे रही है, क्या मुज़ाकरात शुरू होकर कामयाब हो पाएंगे? ये हमारी नशिस्त का बड़ा बुनियादी सवाल है। दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सदर मुमलिकत ने जो मदरसा रजिस्ट्रेशन कानून के हवाले से इतराजात लिखे हैं और वो अब सामने भी आ गए हैं। मौलाना साहब ने कहा है कि कल जो इजलास हो रहा है दीनी मदारिस का, उसमें 2 रोज़ा इजलास में लाएअमल पर इत्तेफाक होगा, फिर आइंदा का लाएअमल जमीयत उलमा इस्लाम उसके मुताबिक बताएगी। मीडिया इतलात यह है कि बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान बर्फ पिघलेगी, इत्तेफाक हो जाएगा? ये जो आम सुलगते हुए सियासी सवालात है, इनके साथ हमारे साथ जो मौजूद मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, उनका करा देता हमें ज्वाइन किया जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असम्बली हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप हमारे साथ स्काइप वीडियो लिंक पर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब ने, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, टेलीफोन लाइन पर। और तारिक अजीज साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का आगाज सबको वेलकम टू प्रोग्राम सच तो ये हम शेख आफ्ताब साहब से करेंगे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आप खैरियत से हैं? सर अल्लाह का फजल। शेख आफ्ताब साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती टीम तश्कील दी हुई है, पार्लियामान के आप बड़े अरसे से मेंबर हैं बैरिस्टर गौर साहब का कल भी हमने ऑडियो क्लिप चलाया कि पार्लियामान में तो वो कह रहे थे कि बगैर पेशगी शराइत के हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताहम जो सियासी जलसे में गंडापुर साहब जो उसी कमेटी के मेंबर हैं, वो आइंदा दोबारा इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हुकूमती हलकों में क्या सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो हॉट एंड कोल्ड ब्लोज आ रही हैं, इनको कैसे डील किया जाएगा? मुज़ाकरात किए जाएंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली डील किया जाएगा जैसे तारड़ साहब कह रहे थे? देखिए जी, बात यह है कि ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि वो मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, हम उसके जो सियासी लोग रखवाले हैं जी, वो एक पुरतशद्दुद होने का सबूत देते हैं। कभी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी हम धमकियां देते हैं। ये बात देखिए 1990 से मैं भी इसी असम्बली का मुंतखब एक मेंबर चला आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। उस वक्त 2 जमातें होती थी, पीपल्स पार्टी होती थी और हम होते थे। ये मैं नहीं कह सकता कि इख्तिलाफ राय नहीं होता था, बहुत सी जगहों पे होता था, लेकिन फिर अफाम तफहीम से सारे मामला तय पा जाते थे। सही। और जो बात पीपल्स पार्टी की क़यादत करती थी उसकी भी पासदारी की जाती थी, जो हमारी क़यादत बात करती थी उसकी भी मुकम्मल तौर पर पासदारी की जाती थी। अब बदकिस्मती ये है कि अब गौर साहब की मैं बातें कौमी असम्बली में सुनता रहता हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा लहजा होता है, बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं। उधर से फिर जब गंडापुर की वो सुनते हैं बातें तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उधर से कोई बहुत बड़ी यलगार लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान को फतह करने के लिए। तो इस देखिए बात यह है कि पहले तो ये आपस में बैठ के मसालत करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी बदकिस्मती है कि जो पीटीआई के बानी हैं उनकी किस बात पर एतमाद किया जा सकता है? किसी बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। सुबह को और बात करते हैं, दोपहर को और करते हैं। तो यानी एतमाद का फुकदान है, आप कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट है? बहुत डेफिसिट है। जब तक ये पहले खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे,
खुद एक बात नहीं करेंगे, खुद एक मसला पेश नहीं करेंगे, उसके तक मज़ाकरात करना कोई फायदा है? और मैं समझता हूँ कि ना, इसका कोई नतीजा नहीं। अच्छा, अब शेख साहब मेरे साथ रहेगा, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। नहीं मैदर पंजोता साहब, सर ये जो शेख आफ्ताब साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, एमएनए है, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के बयानियों में इबाहम है। बैरिस्टर गौर साहब, कल भी हमने चलाया था ऑडियो क्लिप, वो कह रहे थे हम बगैर पेशगी शराइत के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि नहीं, मुतालबात माने जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, मैंने उनका ऑडियो क्लिप भी आपके सामने रखा है, आपने भी सुना होगा। तो आप समझते हैं कि अगर आप यूनिफाइड स्टांस लेंगे तो आप लोगों की जो एफर्ट है उसमें भी कोई नतीजा निकल सकता है? पंजोता साहब। देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया जी। गौर साहब ने जो बात की है, उन्होंने पहले जुमले के अंदर जो है वो गैर मशरूत की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये सारा मामला जो है वो किया जाए, क्योंकि जहां बात है खान साहब की, तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मौकफ दिया है, और जो खान साहब का मौकफ है वही तहरीक इंसाफ का मौकफ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके अंदर जो है वो जो हमारी डिमांड है वो नहीं है या उस डिमांड को छोड़ दिया जाए, बल्कि उन्होंने उस डिमांड का जिक्र किया है कि ये चीजें तो होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन वो एक हमारा एक जायज मुतालबा है, जिसमें एक पूरी जमात के ऊपर जो है क्रैकडाउन करके और फिर उसे उल्टा कसूरवार कहा जा रहा है, लोगों को उठाया गया। मैं अभी आपको एक मिसाल दूं, एक भाई है जो मुझे उन्होंने अभी मैसेज किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को इस तरह से उन अफगानियों वाली लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। और मेरे पास ये आईडी कार्ड है, मैं आईडी कार्ड का डाटा आपको शेयर कर देता हूं। उस लड़के का जो नाम है जो अफगानी वाली लिस्ट में डाला गया है, उसका नाम है अकबर खान, अकबर खान वल जान खान। उसको अफगानियों वाली लिस्ट के अंदर डाला गया है। अगर हमने पाकिस्तान के शहरियों को इसी तरह से अफगानी बनाकर और एक जमात को दहशतगर्द करार देना है, तो फिर मेरा ख्याल में आपके पास कोई रास्ता नहीं होता कि उस जो जाबर जमात है, जो जालिम इस वक्त हो चुके हैं, जो इस वक्त आपके जालिम हुक्मरान ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए हैं कि पाकिस्तान की अवाम को इंतशारी कहेंगे, दहशतगर्द कहेंगे, तो फिर आपके पास वो ही रास्ता होता है कि आप सड़कों पर आए, आप अदालतों में जाएं। लेकिन अगर अदालतों में आप 26वीं तरमीम का सामना कर रहे हो और सड़कों पर गोलियां खा रहे हो, तो फिर तहरीकें चलती हैं, जैसा कि खान साहब ने फरमाया। लेकिन अब तो सर पंजोता साहब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब तो आप लोग ने खुद कहा है ना, आपके चेयरमैन हैं इस वक्त बैरिस्टर गौर साहब के मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब भी कहते हैं, जो आपका मौकफ है, आपने कहा कि वो मुतालबात तो हैं, लेकिन सर ये मुतालबात भी उस वक्त इन पे बातचीत होगी जब अक्रॉस द टेबल बैठेंगे। अगर अक्रॉस द टेबल नहीं बैठेंगे तो बात तो जू की तू ही रहेगी ना पंजोता साहब। गुजारिश है कि हमने जब बात की कि जिसके पास ताकत है वो आए हमसे बात करे। डेफिनेटली जिसके पास ताकत होगी वही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगा। तो उस वक्त ये प्रोपेगेंडा किया गया था ये तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा जी कि हमारे दरवाजे जो हैं वो सबके लिए खुले हैं। तो अब कहा जा रहा है कि जब ये चोरों के साथ भी बैठना चाहते हैं, पहले हमें ये हमारे बारे में ये राय बनाई जाए या एक बयान दिया जाए कि हम चोर नहीं रहे। भाई हम कैसे राय बना सकते हैं? आपने मुल्क का खजाना लूटा है, आप जदादें आपने बाहर बनाई है, आपने बैंक बैलेंस, वो तो आपका बयानिया है और आपने डील की ना बयानिया, ये हकीकत है। चलिए सर, वो तो आपके कि वही नैब होता है, नैब आकर खड़ा होकर कहता है जी बरी कर दी जाए, और एक तरफ सजाएं देने के लिए नैब आकर पूरी जान मार रहा होता है कि इमरान खान को हर मुकदमे 34 साल सजा दी गई है, एक मुकदमा भी हाई कोर्ट के अंदर नहीं। आगे सर कैसे बढ़ा जाए? सर ये तो आपका आ गया। देखिए आगे बढ़ने के लिए तरीकाकार यही है कि हमने कह दिया कि दरवाजे खुले हैं। जिस वक्त हमने कह दिया कि दरवाजे बंद हैं, फिर हमें ये कोई ना कहे कि जनाब देखो जी कि आप दरवाजे बंद होने की बात करें। हम बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं, दरवाजे खुले हैं, बात बढ़ाएं। अगर आपने प्रोपेगेंडा करना है, कहना है कि फैज की गिरफ्तारी से ये डर गए, 34 सालों से नहीं डरे सजाओं से, और इतने मुकदमात से नहीं डरे, गद्दारी, अगवा, 302 हर किस्म का मुकदमा बनाया, तो अब ये कैसी बात? ये बात अहम नुक्ता है। शेख आफ्ताब साहब वो कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, पहले इनको ताना दिया जाता था कि ये बात नहीं करते, दरवाजे बंद किए हैं, ये नईम साहब की जो बात है। और दूसरा सर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की भी बात होती है, फिर मैं आऊंगा अपने असलम गौरी साहब के और तारिक अजीज साहब की भी जाने। लेकिन शेख आफ्ताब साहब सर ये आपने तो देखा एतमाद साजी के लिए इकदाम उठाए जाते हैं, अभी इन्होंने जिक्र किया, एक आईडी कार्ड भी शेयर किया है अकबर खान साहब का। आप समझते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए ऐसे स्टेप्स लिए जाएं ताकि जो पॉलिटिकल माहौल जरा ठंडा हो? बहुत गर्म हो गया, दिसंबर की यकबस्ता रात है और उसमें इतने सियासी माहौल का गर्म होना हुकूमत के लिए भी फीजिबल नहीं है। शेख आफ्ताब साहब देखिए ये बात यह है कि सियासतदान हमेशा अक्रॉस द टेबल बैठ के मामला को तय करते हैं जी। हम देखें जिस कायद-ए-आज़म साहब ने पाकिस्तान बनाया, तो क्या उनके पास कोई फोर्स थी, उनके पास कोई पुलिस थी? उनके पास कुछ भी नहीं था।
जी जी। एक उनका ज़हन था, एक उसकी कलम थी और एक उनके पास कागज था, और उन्होंने तमाम मामला उस वक्त के वायसराय के साथ और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठकर अक्रॉस टेबल ये फैसले किए, और आज आप एक आजाद पाकिस्तान के आजाद शहरी। बिल्कुल। मैंने देखे जी, गुज़श्ता 30-35 साल से मैं असेंबली में हूँ, मैं सियासतदानों की तकरीरें भी सुनता रहता हूँ, उनके अमल को भी जानता हूँ, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक तरीके से कहना पड़ता है कि जिस अंदाज में ये तकरीर करते हैं या जिस अंदाज में ये गुफ्तगू करते हैं, वो एक सियासतदान की नहीं है। वो सियासतदान नहीं हो सकता कि जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर इस किस्म की बातें करें, गालियां तक नौबत पहुंच जाए, ये मुनासिब नहीं है। और फिर मुसीबत ये है कि ये किसी बात को खुद पे तस्लीम भी नहीं करते, कहते भी खुद हैं और बाद में मानते भी नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं और हम ताकतवर हलकों से बात करना चाहते हैं, तो जब हम हैं ही कमजोर तो फिर हम क्या फैसला कर सकते हैं इनके साथ? फिर ये ताकतवरों से बात करें, उन्हें तलाश करें, जो भी जो नहीं सर, लेकिन जैसे आपने कहा असेंबली में सर कतक ले माजत, बैरिस्टर गौर साहब जो इनके पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन है इस वक्त, उन्होंने पार्लियामान में खड़े होकर तकरीर की थी रवां हफ्ते, अब तो फिर कल से फिर दोबारा इजलास हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें रास्ता दें, हम पार्लियामान में रहकर बात करना चाहते हैं, हमें दोबारा सड़क पे ना लाया जाए। तो आप तो उनकी आवाज को ज्यादा सुनेंगे ना। ठीक है, नहीं हैदर साहब का अपनी राय है, आपकी जमात में भी काफी लोग हैं जो जरा गर्म बयान देते हैं, कुछ आपकी तरह जरा जो है वो कोल्ड यानी गुफ्तगू करते हैं, उस गर्मजोशी के साथ ही आप चाहते हैं कि जरा मुदल्लल अंदाज में, ठंडे मिजाज में बात हो। तो बैरिस्टर गौर साहब ने तो पार्लियामान में कहा है ना सर कि हमें पार्लियामान से रास्ता दें आप। देखिए जी, गौर साहब ने बिल्कुल कहा है और सही कहा है, कोई गलत भी नहीं कहा, बिल्कुल ठीक बात की है जी। उसके बाद फिर ये लोग जो हैं स्पीकर साहब के कमरे में बैठे रहे हैं, अब गवर्नमेंट साइड से भी और इनकी तरफ से उसमें कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, ठीक। वहाँ ये कई घंटे बैठे रहे और हमें खुशी थी कि शायद कोई अच्छी बातें बाहर आएंगी, कोई अच्छी फजा बाहर आएगी। सही। देखिए जब मीटिंग्स के बाद भी फजा गर्म हो, ठंडी ना हो, तो फिर ये मुल्क की बदकिस्मती है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि ये मैं अपनी सियासी जिंदगी में या अपनी जाती जिंदगी में पहली दफा लेकिन ये तो सर सियासतदानों ने इसमें से कोई रास्ता तलाश करना है ना। अगर आप भी कहेंगे कि बदकिस्मती है, लेकिन तलाश तो रास्ता सियासतदानों ने ही करना है ना, पार्लियामेंट से ही निकलना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखे ना, बिल्कुल रास्ता सियासतदानों ने तलाश करना है। मैं उस दिन असेंबली में मौजूद था, मेरी मौजूदगी में ये अंदर मीटिंग के लिए इकट्ठे बैठ गए। ठीक है, खुशी थी कि चले शायद कोई नतीजा निकालना है। लेकिन ये भी पाकिस्तान में पहली दफा से देख रहा हूँ कि पख्तूनख्वा, चूंकि मैं तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर हूँ, अटक को हम ब्रिज क्रॉस करें तो आगे पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल। कि बहुत सी हुकूमतें आई हैं, एनपी की हुकूमत चली, पीपल्स पार्टी की बहुत सी हुकूमतें आई, हमारे नून की हुकूमत आई। जी जी। लेकिन ये मंजर में मैं पहली दफा देख रहा हूँ। अच्छा। हुकूमत की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए, वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वो इस तरीके से पंजाब पर चढ़ दौड़ते हैं और इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ते हैं। ये हम नुक्ता है। वो किसी मुल्क दूसरे मुल्क को वो फतह करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। शेख साहब आपका हम नुक्ता है। मैं चाहूंगा कि मैं उनकी राय भी ले लेता हूँ। असलम गौरी साहब की आपको एक और चैलेंज के भी सामने है, मौलाना फजल रहमान साहब का, उनकी राय ले लेता हूँ, जरा इसका भी जवाब दे दीजिएगा। असलम गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और सर बहुत शुक्रिया, नवाजिश, माजरत आपका जरा देर से आ रहा हूँ। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, कल हमें मीडिया इतलात के मुताबिक बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। आप लोगों का जो मदरसा रजिस्ट्रेशन कानून है उस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है, सदर मुमलिकत की जानिब से इतराज़ात लगाए गए हैं, वो इतराज़ात मेरे सामने पड़े हुए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों का इजलास भी हो रहा है जो तंजीमात का है, आप लोगों का इत्तेहाद तंजीमात का, वो उसमें लाएअमल तय होगा और हुकूमत के साथ भी कोई बातचीत चल रही है? शेख आफ्ताब साहब की मौजूदगी में बताएंगे, कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, हुकूमत के साथ तो मामला हल है, हुकूमत खुद हल नहीं करना चाहती। अच्छा। और वो एक्ट बन चुका है, वो इस वक्त बिल नहीं है, एक्ट बन चुका है। और ये मीडिया पे मोहतरम जनाब हमारे अय्याज खालिद साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने कह चुके हैं कि ये एक्ट बन चुका है। अब तो ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं, बात खत्म होती है। अगर कोई छोटी मोटी तरमीम का मसला है तो हम बैठ के देख लेते हैं उसको।
लेकिन ये अपनी मस्जिद है, उसको समझ नहीं आती। प्रेसिडेंट हाउस कुछ और कह रहा है और स्पीकर पार्लियामेंट उसके स्पीकर साहब कुछ और कह रहे हैं, हुकूमत कुछ और करी। तो वही बात है, ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात हो रही है कि हमें हुकूमत से बड़े अफसोस की बात है, हमने तो इनके साथ बड़ा वक्त गुजारा है। अभी आप सारे मामला तय किए हुए मामला में रुकावटें डालते हैं और रुकावटें डाल के फिर उस एतमाद की फजा को खराब। रुकावट है किधर सर? रुकावट तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, रुकावट है ही नहीं। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर, रुकावट खत्म है, कोई रुकावट है ही नहीं है। नहीं, जो सदर साहब के जो इतराजात आए हैं, देखिए सदर मुमलिकत ने इतराजात जो उठाए हैं, जाहिर बात है वो भी वैलिड रीजंस पे उठाए हैं ना उन्होंने सर। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई रुकावट नहीं तो सदर साहब ने तो इस कानून को वापस किया है। देखें जनाब, ये बिल जो बना, मैं जरा आपके सामने रख भी देता हूं ना, फिर शेख आफ्ताब साहब का जवाब लेंगे ताकि व्यूअर्स भी सुन लेना। हाँ सर ये देखें ना, सदर मुमलिकत ने जो पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला देते हुए कहा कि दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरमीम के इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शिक बिल में शामिल नहीं। उन्होंने एतराज उठाया कि मदारिस को बैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से इनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के इब्तदाइया में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं। नए बिल में मदरसे की तालीम की शमूलियत से 1860 के एक्ट के इब्तदाइया के साथ तजाद पैदा होगा। इस कानून के तहत मदरसों के रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा है। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन अमान की सूरत खराब होने का अंदेशा है। सदर मुमलिकत का मजीद इतराज यह था कि सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात की टकराव से फिर आलमी तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। तो इतने इतराजात तो मैंने आपके सामने रख दिया, आप कहते हैं कोई इतराज है ही नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बिल मैंने नहीं बनाया है, ये मेरा बिल नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान का बिल है। हुकूमत पाकिस्तान में मुझे जो इस वक्त वजारत कानून में टीम बैठी हुई है वो इतने नाहलों की और बेवकूफ़ों की टीम नहीं है, समझदार लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों का पहले से इल्म था। और मैं थोड़ी सी माजरत के साथ कहूंगा कि 2022 में ये बिल बना था हमारी पीडीएम हुकूमत में, उस वक्त भी इसकी पहली और दूसरी खानदगी कौमी असम्बली से हुई थी। ये बिल आज का नहीं है। क्या 2022 से उस वक्त तो नहीं था कोई सारे मामला का, ये 2001 की बात कर रहे हैं और कभी कोई बात कर रहे हैं, और आज ये बातें, इसमें बात कोई और है, सदर साहब को बतानी चाहिए। और फिर सदर साहब 22-23 दिन के बाद उनको याद आया, परसों मीडिया पे उन्होंने कहा है कि ये चीजें हैं, तो स्पीकर ऑफिस को क्यों नहीं वापस भेजा बिल उन्होंने? बिल तो उन्हें स्पीकर ऑफिस को भेजना था ना, मीडिया पे तो नहीं देना था। ये चीजें तो मीडिया पे दी है। स्पीकर ऑफिस को भेजा है सर, स्पीकर ऑफिस को भी भेजा। नहीं, स्पीकर ऑफिस को परसों तक मिल रही है, स्पीकर ने मुझे लिख के दिया है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास रिटर्न है स्पीकर ऑफिस का, स्पीकर साहब के साइन से, मेरे पास नहीं है। वैसे चलो वो मैं शेख साहब से पूछ रहा था, वैसे ये जो इतराजात सामने है इस पे कोई आपका डिफेंस है सर? बिल्कुल डिफेंस है, इस पर तो बिल्कुल क्लियर डिफेंस है ना कि ये बनते ही नहीं एतराजात, बिल्कुल नहीं बनते। इस वक्त आपको बताऊं, हिंद मदरसातुल इस्लाम, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अल खिदमत फाउंडेशन स्कूल, तो सारे तो उसी जगह रजिस्टर्ड है। जाना चाहता हूँ मैं, कौन सा गलत बात कर रहा हूँ? आप वजारत तालीम के तहत ही रजिस्टर कराना चाहते हैं? ये वजारत तालीम के तहत जो जाना चाहते हैं खुद से जाए, मुझे तो शौक नहीं है। मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर दी थी, जो उलमा और मुफक्कर और शेखुल हदीस पैदा करती थी, आज उसकी वीडियो पूरी दुनिया में कहा किन किन वेबसाइटों पर चल रही है, आपको और मुझे सबको पता है। मैं अपने वजारत की शक्ल उस तरह की बनाना नहीं चाह रहा, मुझे वजारत तालीम की कारकर्दगी का पता है। पंजाब की हुकूमत ने अपने मैट्रिक तक के जितने स्कूल है सबको वो प्राइवेटाइज करने जा रही, उनसे चलाए नहीं जा रहे, और मेरे मदद से उनसे चल जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है यार? शेख आफ्ताब साहब आपने सुना सर जो पढ़ रहे हैं जी, एक बार बात सुन लीजिए। 25-30 लाख बच्चे जो हमारे पास हैं, जो मेरे वजारत के पास है, 25-30 लाख बच्चे, उनको खाना हम देते हैं, उनको रहना हम देते हैं, उनको मेडिकल की सहूलत हम देते हैं, उनको कपड़े हम देते हैं। क्या हुकूमत दे पाएगी? हुकूमत तो डबल से डबल फीसें कर रही है हर साल। यूनिवर्सिटी में चले जाए, कॉलेज में चले, हुकूमत कहां से पैसे? लेकिन सर वो जो दूसरे मदारिस हैं, जो मौलाना ताहिर अशरफी साहब हैं और जो दीगर हैं, वो कहते हैं कि हम जो है वो इसके खिलाफ हम भी फिर खड़े हो जाएंगे अगर वजारत तालीम से निकाला गया मदारिस की रजिस्ट्रेशन को। आप लोगों के आपस में भी आपसी इख्तलाफ भी तो है ना? नहीं, वो कर ले अपनी जगह। नहीं, हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। हुकूमत ने लड़ा और हुकूमत पॉलिसी बनाने की कोशिश की है, ड्रामा करने की कोशिश की है, हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हुकूमत गलत कदम उठा रही है। हुकूमत चौमक्खी लड़ाई लड़ना चाह रही है, एक तरफ पीटीआई से लड़ रही है बिला वजह, और इधर हम। चलें शेख आफ्ताब साहब, आपने सुना कि आप लोग बिला वजह लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं इनके साथ। सर इनके साथ क्यों मामला बिगड़ता जा रहा है शेख आफ्ताब साहब? देखिए, जाती तौर पर चूंकि मौलाना फजल रहमान साहब का मेरा ताल्लुक भी है, जाती तौर पर भी वो इंतहाई जीरे किस्म के इंसान है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और उनके वैसे भी
नवाज शरीफ साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जरदारी साहब के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिटेल तो मुझे पता नहीं है इस बिल अच्छा। की। नहीं, लेकिन आप असेंबली के मेंबर हैं, आप लोगों ने पास किया है ना, यही तो असलम गौरी साहब कह रहे हैं ना सर कि एक्ट बन गया है। वो तो कह रहे हैं कानून साजी रही नहीं, ये तो एक्ट बन गया, सदर साहब ने सिर्फ नोटिफिकेशन करना है। जी बिल्कुल, चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि होता यह है कि जब एक बिल पेश होता है तो मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता है। तो वो जो मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो उस पर बड़ी डिटेल डिस्कस करने के बाद उसको पास करते हैं, फिर वो असेंबली में आता है, फिर वो पास हो जाता है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में अमल मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक। अगर कोई उसमें थोड़ी बहुत अगर ऊंच नीच की बात है तो मैं समझता हूँ कि ये आपस में बैठ के ये मामला को तय कर। मुश्तरका इजलास हो रहा है सर, 17 को खबर आ रही थी जी, मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है। नहीं अभी उसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया। अभी तो नोटिफिकेशन सिर्फ यही है कि जो इजलास हमारा चल रहा है इस वक्त वो कल 5 बजे है, ये कंटिन्यूस 19 से 20 तक चलेगा। तो अभी जॉइंट सेशन का नोटिफिकेशन नहीं आया। ओके, बहुत शुक्रिया। तो ये उसमें ठीक है शेख अफ्तार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। तारिक अजीज साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा जो मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपके पास क्या खबर है? क्या हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? आपने सुना असलम गौरी साहब ने कहा कि ये तो वैसी लड़ाई हमसे भी लड़ना चाह रहे हैं, ऑलरेडी पीटीआई के साथ जो है वो सींग अड़े हुए हैं, तो इनके साथ भी लड़ाई शुरू करना चाह रहे हैं। ये जो असलम साहब ने फरमाया ना, हुकूमत खाम खा लड़ाई लड़ रही है। कोई भी हुकूमत खाम खा लड़ाई नहीं लड़ती। हुकूमत के ये तो इसकी मुतहम्मल भी नहीं हो सकती होती कि हुकूमत ने रास्ता निकालना होता है। कोई बिला वजह हुकूमत नहीं लड़ रही, जो इन्होंने कह दी खाम खा वो लड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। इस बिल के ऊपर जो इतराज़ात आपने पढ़ के सुनाए हैं, बड़े जेन्युइन इतराज़ात हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं। उन्होंने लीगल, उनकी प्रेसिडेंट साहब ने, उनके लीगल एडवाइज़र होते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने पढ़ के उसके बाद ये इतराज़ात किए हैं। और दूसरी बात मौलाना असलम गौरी साहब कह रहे थे कि क्या जो हम सहूलतें देते हैं मदारिस को हुकूमत दे पाएगी? तो अगर वो लेना चाहते हैं तो आप अज्यूम क्यों करें कि ये नहीं दे पाएंगे और हम दे सकते हैं? ये कह रहे थे जो हम देते हैं तो हुकूमत का कैसे देगी? तो हुकूमत अगर लेना चाहती है, कोई जिम्मेदारी लेना चाहती है, वो सहूलतें देना चाहती है, तो आप आज खुद ये फैसला ना कर लें कि हुकूमत ये नहीं दे पाएगी। ये कहा ना उन्होंने, तो आप देने दें। अगर कोई नाकामी मैं जब उनसे सवाल किया कि जो बहुत से मदारिस हैं वो कहते हैं वजारत तालीम के तहत ही रहना चाहते हैं, इजलास भी होता है, उनका वो रहें, हम नहीं रहना चाहते, हम नहीं रहना चाहते। और फिर एक जो अभी इजलास हुआ जिसमें काफ़ी उलमा कराम और लास्ट मंडे हुआ था जिसमें मिनिस्टर मजहबी अमूर के चौधरी सालिक साहब भी थे, अता साहब भी थे, वज़ीर तालीम भी थे। उन्होंने मुतफ़िका तौर पे उनके साथ बैठ के बात की। बल इनके अपने इतराज़ात जैसे है, पोलिटिकल पार्टी JUI है, उनके अपने इतराज़ात हैं। उन्होंने ये बिल के ऊपर जो अब गवर्नमेंट का ये है कि ये बैठ के बात हो सकती है। जो आपने कहा बैकडोर राब्ते मौजूद यकीनन हैं, और सियासतदानों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान तब ही रास्ता कोई निकलता है जब कोई डायलॉग होता है, बैठते हैं, डिस्कस होता है, कोई चीज़ गिव एंड टेक पे फैसला होता है, कोई चीज़ आप मान लेते हैं, कोई मनवा ली जाती है। तो ना हुकूमत को शौक होता है लड़ाई लड़ने का, ना वो लड़ने जा रही है। एक जेन्युइन इशू है, और इसको थोड़ा सा आप एक चीज़ जो कहे इंटरनेशनल थोड़ा सा हमें क्या इम्पैक्ट है उसका, उसको भी देखना चाहिए। इसके हवाले से आलमी बरादरी की, इंटरनेशनल कम्युनिटी के थोड़े इतराज़ उसमें मैं दोबारा लौट के आता हूं, क्योंकि ये तो हाफिज अहमदुल्ला ने साहब ने बात की थी। नहीं मदर पंजोता साहब, आपकी सर क्या राय है मदारिस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब का राब्ता हुआ असद कैसर साहब से भी, बेखल में ये सूबाई सतह पर भी आपको लेजिस्लेशन करना पड़ेगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए कानून, उनका ये कहना था कि ये जो बिल हमने पास किया ये इस्लामाबाद के हवाले से अगर है, सूबों में इसका इतलाक नहीं होगा, वहां लेजिस्लेशन करना पड़ेगी। मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूं, आप जो अभी जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ है उसके साथ आप इत्तेफाक करते हैं असलम गौरी साहब की बात से, या आप समझते हैं कि वजारत तालीम के तहत होना चाहिए मदारिस को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी खान साहब के दौर के अंदर 19 में एक एग्रीमेंट हुआ था, तमाम मदारस के जो विधात था वो एक एग्रीमेंट जो है उस वक्त हुआ था। तो हमारे सामने तो बिल नहीं आया, ना हमने कोई इनसे इस तरह का कोई ऐद किया कि 26वीं तरमीम के ऊपर दस्तखत कर दें तो हम आपका बिल जो है वो मंजूर कर लेंगे। आप उनसे पूछें ना जिन्होंने वादा करके मुकर गए, आप उनसे पूछें जिन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आपका हर अमल जो है, आपकी हर बात मान लेते हैं, बस एक दफ़ा अदलिया को हमने मतायत करना है तो उसके लिए हमारी मदद की जाए ताकि
पूरा सिस्टम जो है वो मजीद कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि एक अदली एक इदारा है ना ऐसा कि यहाँ पर अगर कोई सियासतदान पकड़ता है, कोई वजीर है, कोई मशीर है, वो आप पे केस आप अपनी बात जारी रखें, मैं कादिर अहमद साहब को भी वेलकम कर दूं पीपल्स पार्टी। हमारी पार्टी आप समझते हैं वजारत तालीम के हवाले से हमारा कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। रजिस्टर होंगे ना, नहीं मैदर पंजोता साहब? जी वैसे तो बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप देखिए ना, एक्ट इन्होंने अगर अवाम की हुकूमत आए, अवाम सर मैं सर दोबारा कादिर मंदू में आप खुद भी कानूनदान रहे हैं और वकील भी हैं, अगर वो वहां से असेंट ना है तो वो एक्ट रास्ता है, तो उन्होंने कहा इस पे जो है ये क्यों लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? नहीं मैदर साहब की वजह से लोग ज्यादातर जा रहे हैं। दोनों नुकात पे क्या कहेंगे कादिर मंदूखेल साहब? बहुत शुक्रिया। जो सवाल कर रहे थे तो उसका लबलबाब ये था कि हुकूमत इस्तीफा दे और हमें हुकूमत दे जी। वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, इनके ख्वाब में सिर्फ चिचड़े ही नजर आते हैं और कोई मसाइल नहीं। जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला इशू है, ये तो इनके दौर में था, असेंबली में कई मरतबा मैंने उठाया। बिल्कुल, मैंने कहा है नहीं भाई को। और ये FIA की नाइली है, और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये गुजरात इस हवाले से बड़ा मशहूर है कि वहां से लोग जाते हैं, बड़ा वो सारा इसमें बड़े हमने क्वेश्चन आंसर भी किए, कमेटी में भी उठाया सारा, तो ये सारा साल चलता रहता है। अच्छा। और यहाँ तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये चीज है, लेकिन ये हर दौर में हो रहा है, ये कि सिर्फ मौजूदा नहीं हो रहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल की है बिल के हवाले से, जी, असलम गौरी साहब भी हमारे साथ है, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम के। जी 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 गौरी साहब हमारे लिए, मतलब गौरी साहब और इनकी पार्टी का जो मुद्दा है वो अगर आप सियासी लिहाज से देख ले तो वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। अच्छा। वो अपनी जगह पे दुरुस्त है सियासी लिहाज से, मगर एक कानून के तालिब इल्म से पंजोता साहब ने
गोल मोल आपको जवाब दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कल का आपका कोई टीवी चैनल कोई रजिस्टर कराना हो तो वजारत इत्तलात की बजाय वजारत तालीम या वजारत इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड होगा। अगर कोई अस्पताल रजिस्टर्ड कराना चाहे तो क्या वजारत सेहत के बजाय वजारत तालीम या वजारत स्पोर्ट्स के तहत रजिस्टर्ड होगा। यकीनन मदरसा एक तालीमी अदारा है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वजारत तालीम के तहत होनी है। अब अगर जो बिल हुआ है ये यहाँ तक तुम्हें वो इतफाक हो, ये बिल हुजरत में पास हुई है और इस बिल की मेरे हिसाब से ये एक पंडोरा बक्स को लेकर, और साथ साथ गौरी साहब ये भी फरमा रहे हैं कि 18,600 मदारस जो वो जो मौलाना साहब है उनके जो भी काला ग्रुप है वो कह रहे हैं वजारत तालीम के तहत ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ गौरी साहब और उनकी पार्टी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, वो वहां रजिस्टर्ड कर, हम यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे। जी, ये कह रहे हैं। आप मुझे बता दो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में अगर मदरसे 10,000 है तो 5,000 एक वजारत में और 5,000 दूसरे में। अच्छा 15 बोर्ड है, 15 बोर्ड में से 10 बोर्ड उनके पास है, इनके पास 3 या 5 का फिगर बता रहे कि बोर्ड है इनके पास। तो अब पहली बात तो ये है कि ये सारी चीजें जो है ना वो एक साथ हो नहीं सकते किसी तौर पर। अच्छा ये जो आप सोसाइटीज एक्ट को बता रहे 1860, ये एक जमाने से वहां मस्जिद जो है ना उसमें रजिस्टर्ड होते थे। पहले जमाने में थे मदरसों का इतना कंसेप्ट नहीं था, मस्जिद होते थे। यहाँ कराची में भी कई मस्जिद में जानता हूँ और ये इसके तहत होते थे। अब चूंकि मदरसे के साथ उन्होंने दुनियाई तालीम को भी जोड़ दिया है और उनको बाकायदा डिग्री के इख्तियारात भी दे दिए, तो ये एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है जिसमें मजहबी और दुनियाई तालीम दोनों है। तो आप वो ऐसी सूरत में है तो वो जो सोसाइटीज है तो उसके तहत तो नहीं हो गए, तो बाकायदा एक तालीमी अदारा है। और मैं ये कहूंगा कि न सिर्फ वजारत तालीम में बल्कि हायर एजुकेशन के अंडर भी इनके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में गया हूँ यहाँ पे कराची में, यहाँ पे तो वो एक मदरसे में पूरे यूरोप से और मिडिल ईस्ट से वहाँ पे लोग आए। ये मैं बात कर रहा हूँ उसकी जामिया फारूकिया, इनके जो मेन वो है साइट एरिया में मोदी साहब जानते हैं, वहाँ पे मैं गेस्ट के तौर पे गया और मैं स्टैंडर्ड का वो मदरसा है। जरा बंदू खैर साहब आपने जो नुक्ता उठाया मेरे साथ रहेगा, मैं सर आपके पास आता हूँ, उसमें जरा असलम गौरी साहब से जान लूं। असलम गौरी साहब आपने सुना ये नईम हैदर पंजोता साहब के दौरे इक़्तिदार में 2019 में फैसला हुआ था और तमाम मदारिस को वजारत तालीम के तहत रजिस्टर कराने का, और उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है और दीगर कारी हनीफ जलंधरी साहब भी गालिबन मौजूद थे। अब ये कादिर मंदूखेल साहब कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि जैसे PTV है वो वजारत इत्तलात के बजाय कह नहीं हमें आप वजारत दाखिला या कैबिनेट के तहत रजिस्टर करा लें। तो सर ये आप लोग क्यों इस पे बज़िद हैं कि वजारत सनत के तहत आप लोगों ने चलना है? सनत का तो कोई ताल्लुक नहीं ना मदरसे से, दर्स व तदरीस का अमल होता है, तो वजारत तालीम के तहत ही सर अंडर आता है ना। देखिए मेरी बात सुने, मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, मेरी बात सुने। नहीं मैं थोड़ी लगाऊंगा, आपके सियासतदान है सर, मैं कहां से ट्रक की बत्ती की बात सुने। आप पूरी वजारत कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उस कमेटी का मजाक उड़ा रहे हैं पार्लियामेंट की जिस कमेटी ने इस बिल को पास किया। नहीं सर मैं क्यों उड़ाऊंगा सर, प्रिविलेज है उनकी। मजाक उड़ाने वाली बात है कि वो ये उनको पता ही नहीं था कानून और आइन का, उन्होंने बिल बनाया और जनाब वजारत कानून ने पास किया, आपकी जनाब काबीना ने पास किया, फिर उसको कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने पास किया। ये सबके सब पागल बैठे हुए थे, बेवकूफ थे, इनको पता ही नहीं था 2001 में क्या हुआ है, 2005 में क्या हुआ है, 2019 में क्या हुआ। यार क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे, क्यों गलत साइड पे लेके जा रहे हो कौम को? बात सीधी सी एक तयशुदा चीज है, एक हुई है और वजारत कानून ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, मेरी सिफारिश जरूर थी, बनाई उन्होंने है, एक चीज उन्होंने तय की है। वजारत कानून ही हर चीज की जिम्मेदार है, अगर गलत काम हुआ है वजीर कानून को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुबह क्यों बैठा हुआ है अपनी सीट? कादिर मंदूखेल साहब आपने सुना, आपने बात की, उन सबको सारा गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं गौरी साहब। गलत काम हुआ है तो स्पीकर ने कैसे पास किया है उसको भी जवाब दो। हाँ नहीं ये बात तो आपकी असुली तौर पे, तो सर असुली तौर पे तो ठीक है। मंदूखेल साहब आपने सुनी सर बात, बताएं ना ये कैसे हुआ है फिर? मैं बात कर रहा हूँ, आप मंदूखेल साहब की बात अपनी जगह है, मैं अब जो मेरी नहीं मैं उसे जवाब दे रहा था ना, वो सर चूंकि सदर साहब पीपल्स पार्टी से हैं ना, मुझे तो आपने पहले पंजोता साहब को लिया, पहले शेख साहब को लिया, मुझे तो टाइम नहीं। चलिए आप बात करें प्लीज करें। मैं साहब वक्फ जैसे आ रहे, मेरा वक्फ तो सर करे प्लीज सर करे, हाजिर है सर। मैं कहना चाह रहा हूँ तो 2019 में जो मुआहदा हुआ उस मुआहदे पे मैंने अमल दरामद किया है, लेकिन हुकूमत ने नहीं किया और वो एक मुआहदा था। अब तो हम कानून बना रहे हैं, हम आईने पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो रहे हैं।
2019 का मुआहदा पता नहीं गलाफ में लपेट के किस अलमारी में डाला हुआ था, आज याद आ गया है। और ये मुआहदा जो आज अब ये बिल पास हुआ है, ये 2022 का बना हुआ है। ओके, ये 2022 का बिल है, उस वक्त भी खानतगी इसकी हो चुकी है। सही। देखो नई चीज मैं नहीं दे रहा हूँ। क्या 2022 में जो बना है, उस वक्त की हुकूमत बेवकूफ थी, उस वक्त का वजीर कानून बेवकूफ था, उस वक्त के अदारे बेवकूफ थे, या उस वक्त का वजीर आजम यही था जो आज वजीर आजम है? ठीक। या इन सबके होते नहीं बना? अभी दोबारा इस बिल को पीपल्स पार्टी के लीगल कमेटी ने चेक नहीं किया, क्या इसको मुस्लिम लीग ने चेक नहीं किया, या वजारत कानून ने इसको नहीं, आपका पॉइंट्स वैलिड है। वो जो तीन मिनिस्टर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों कर रहे हैं, और तीनों ने इसको काबीना में वोट नहीं दिया, उन तीनों ने इसको कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में वोट नहीं दिया। ठीक। यार कहां कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? चलिए सर, मैं अब तो सर आपका नुक्ता आ गया, कमिटमेंट हो रही है। चल अब तो, हाँ अब तो आया ना सर, लाइव शो का ये फायदा, आपकी सारी बात है। ये मंदू खेल साहब, सर आपने सुनी सारी गुफ्तगू, वो तो थोड़ा सा मैंने शुरू में कहा कि गौरी साहब की जो बातें हैं वो सियासी तौर पे ठीक है, मगर कानून का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तो कानून साजी हुई है। वो तो कह रहे हैं 2022 में कानून साजी हुई है, अभी भी एक्ट तो बन गया है। अब मुझे जुमला तो कंप्लीट नहीं है। जी प्लीज। पंजोता साहब वकील है, उनसे पूछे कि क्या कानूनी तौर पर मैं गलत कह रहा हूँ? ये सियासी वाली बात मैं इनसे एग्री कर रहा हूँ। अगर ये बता रहे कि फलाना गलत है, फलाना गलत है, तो फिर गलत तो फिर सारे है ना, आपके हमारे सबको गलत है ना जो बैठे हुए थे। तो मैं तो यूं कहूंगा ना, ये तो नहीं कहूँ कि वजीर कानून ही गलत है, आप भी तो बैठे हुए थे ना, आपकी क्यादत भी तो बैठी हुई थी, तो फिर गलत दोनों साइड से हुए ना। क्यों उन्होंने ठग की बत्ती के पीछे जो है ना एक तालीमी अदारे को जाके वजारत सनत में रजिस्टर्ड करा रहे थे, तो ये तो फिर आपकी भी गलती है ना कि आप बोल देते कि। और फिर दूसरी बात कि आपकी जो मुखालिफ ग्रुप है जो 10 बोर्ड का दावा कर रहे हैं, वो तो 18,600 रजिस्टर्ड हो चुका है, उसको क्या करेंगे? उसको रिवर्स करेंगे या आधा तीतर आधा बठेर वाला हिसाब लगाएंगे? कल का जो है ना वो अस्पताल वाले खड़े हो जाएंगे, बोला नहीं हमें वजारत स्पोर्ट्स में लिया जाए, क्योंकि वैसे अस्पतालों का जो स्पोर्ट्स से कम नहीं है। तो ये सारी चीजें मजाक बन जाएगा। मैं आपसे एग्री करूं, ये गलत पास हुआ है, ये बिल जल्दबाजी में गलत पास हुआ है, मैं तो एग्री करूं। तदारक क्या है सर इसका? फिर इसका तदारक क्या है? फिर तदारक ये है कि 17 तारीख को 11 बजे ज्वाइंट सेशन का इजलास कॉल किए, वहां पे आप बैठे, उनको ये सारे तदारक कर ले, डिस्कशन से होगा। सही। आपके पास कानूनी नुक्ता कोई नहीं है, आप सिर्फ इस बात पे बजिद हो कि ये पास हुआ है। मैं आपसे एग्री करूं, पास हुआ है, गलत पास हुआ है। अब जब गलत पास हुआ है तो गलत को सही कैसे किया जाएगा? आप बैठेंगे तो सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं पंजोता साहब आपके पास, तो लेकिन तारिक अजीज साहब ये जो बात कर रहे हैं, वैसे तो वो गौरी साहब, हाँ, आपकी राय में इसकी तदारक कैसे है? वो कह रहे हैं ये तो सारा पास हो गया, तो अब कैसे ख्याल आ रहा है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। उस वक्त उजलत में काम लिया गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को देखा, पढ़ा, असेंबली से भी हुआ, सेनेट से भी हुआ, प्रोसेस तो हुआ है। तो उस वक्त अगर कोई इसमें कमी बेशी थी तो उस वक्त इंक्लूडिंग JUI ये भी तो बैठे थे ना। नहीं, इनकी तो मर्जी मंशा से हो गया ना, इनकी ये तो चाह रहे हैं ना। हाँ, तो उस वक्त जब हो गया, उस वक्त किसी के इतराज हुकूमत को भी नहीं हुआ। जब हुकूमत को भी वहाँ मौजूद थी ना, सेनेट में भी थी, जी, वहाँ भी बिल्कुल। थी, वहाँ भी थी, जो इतराज़ात थे उस वक्त भी थे, उजलत में काम किया गया है। अब जो इस स्टेज पे आ गया तो यकीनी तौर पे जो है इसके ऊपर मौलाना साहब को हुकूमत के साथ बैठना पड़ेगा। हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल है, मैंने पहले भी शायद कहा है कि उनके लिए इंटरनेशनल कंपोनेंट की आप बात कर रहे थे। हमने दुनिया के साथ चलना होता है। आप मोहल्ले में भी आते हैं, आप घर पे आते हैं, तो मोहल्ले के साथ, कम्युनिटी के साथ चलना होता है। तो थोड़ा सा आलमी इंटरनेशनल सिनेरियो में हमें देखना होगा। इस तरह होगा नहीं जिस तरह ये चाहते हैं, आप ये नाराज भी हो जाएंगे। तो आप अपनी पसंद से जाते हैं कि मतलब मदारस का रजिस्ट्रेशन जो है वो वज़ारत सनत के पास चली जाए, तालीम के पास ना हो, मजहबी अमूर के पास भी ना हो। तो इस तरह से एक तो ये हो गया। दूसरा पंजोता साहब जो बात कर रहे थे उसका मतलब मेरे ज़हन में था कि वो उन्होंने कहा जी ये हुकूमत की नाअहली है कि लोग बाहर भागे। मुझे बताएं, जो बाहर जाते हैं लोग तो इनके वालिदैन की मर्जी से नहीं जाते हैं, नंबर 1, और मुफ्त में जाते हैं तो फिर तो ठीक है, या मुफ्त में जाते हैं। वालिदैन अपने पैसे देते हैं, 10, 12, 15 लाख में बंदा बाहर जाता है डंकी लगा के, क्या 15 लाख में पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता? तो वालिदैन की हमारी अपनी मतलब मैं सोसाइटी का हिस्सा हूँ, हमें भी सोचना चाहिए। हम अपने बच्चों को डंकी में बैठा देते हैं और 15 लाख भी देते हैं, मौत के मुंह में डाल देते हैं। हम कहते हैं हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की नालायकी है, हुकूमत की वजह से जा रहे हैं। हाँ, हुकूमत को ये लाजमी उनकी तरफ से ये होना चाहिए, ये जो एजेंट ये जो भेजते हैं, पहले 400 लोगों का हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद तो कम से कम ये ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। एजेंट्स को पकड़ें, उनके खिलाफ जाएं, उनको जेलों में डालें और FIS में एक्टिव होना चाहिए। ये होना चाहिए। तो बाकी हर चीज़ आप हुकूमत के खाते में ना डाल दें। हम खुशी से अपने बच्चों को भेजते हैं, पैसे भी देते हैं जी, डंकी में बैठ के जाएं। नहीं मेहतर साहब, सर ये जो आप पे आम नुक्ता उठाया, मैं फिर आता हूं फिर आपके मुज़ाकरात की तरफ। ये जो सर आपके ख्याल में एज ए लॉयर आप समझते हैं जो कादिर मंदू खेल साहब कह रहे हैं लेजिस्लेशन हुई है,
लेकिन उनके मुताबिक ये सही लेजिस्लेशन नहीं हुई। इसका तदारिक ये है कि दोबारा इसको जायजा लिया जाए और इसमें अगर कोई तरमीमात होती हैं तो वो इत्तेफाक राय से पास कर दी जाए। एज ए लॉयर आपकी क्या राय है जो नुकात ये उठा रहे हैं कादर बंदूखेल साहब? देखिए, मैंने उस मामले के अंदर, उस बिल के अंदर तो नहीं देखा कि क्या है। जहां तक बात है कि एक पहला एग्रीमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त हुआ है जी, तो हमारे सामने तो ये मामला नहीं है। अब दूसरा पॉइंट जो उन्होंने उठाया है कि तमाम लोग जो हैं उन्होंने देख के इस के ऊपर साइन किए, दस्तखत किए, तमाम जितने भी मेंबरान हैं किसी भी का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल में जब कोई बिल आता है तो देख के क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं उसको जो है वाज़ेह तौर पर उसके अंदर सारी चीज जो है वो छानबीन की जाती, क्या ये ठीक है, ये गलत है। फिर मेरा ख्याल में पार्लियामेंट के अंदर बैठने का तो कोई फायदा नहीं। फिर ये कैसी पार्लियामेंट जिसको इतनी अहलियत भी नहीं है कि कोई उसके सामने कानून साजी होने लगती है तो उन्होंने देखना नहीं है, या लिखे लिखाए रात को 12 बजे ड्राफ्ट मिल रहे हैं तो उसके मुताबिक ही उसे आगे बना देना है और बाद में पता चलना है कि इसके अंदर तो ये भी तरमीम थी। तो ये नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए। आप बैठे हैं, आप आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपको जैसे भी बिठाया गया वो तो सारी दुनिया को पता है कि 180 दिन के अंदर तमाम पटिशन डिसाइड होनी थी और आज 10 महीने हो गए। आप देख लें कि 8 फरवरी को इलेक्शन था और जो धांधली की दरखास्तें हैं, जो धांधली हुई है उसके ऊपर जो दरखास्तें दी गई हैं वो आज तक उनको डिसाइड ही नहीं किया गया। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप चाहते हैं कि 5 साल गुजार दें और 5 साल के बाद वो भुट्टो साहब के फैसले की तरह ये कहें कि अब इंसाफ मिल गया। भाई वो जो टाइम गुजर गया, उसके अंदर जो कत्लेआम हो गया, उसके अंदर जो जुल्म हो गया, उसके अंदर जो मईशत तबाह हो रही है, उसके अंदर जो ये काले कानून लाकर अवाम के ऊपर बरजमान हुआ, ये सारा इसका कौन हिसाब देगा, इसका कौन अजाला करेगा? कोई भी अजाला नहीं कर सकता। सर इसकी फिर कानून साजी करे ना, इस पे कानून साजी करे ना कि वैसे तो 6 माह है ना, मिनिमम टाइम 6 माह है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास, 6 मंथ्स है ना सर। वैसे सर देखें, बुरा ना मनाएगा कासिम सूरी साहब, बुरा ना मनाएगा कासिम सूरी साहब 4 साढ़े 4 साल तक बैठे रहे थे स्टे पे। वैसे देखें, कानून साजी हुई है, कानून पे अमल करना है और जहां आइन की बात है आइन के ऊपर अमल करना है। मुझे दिखा दें कि इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त के अंदर हो गए, नहीं हुए। किसने नहीं किए? इन्होंने नहीं करवाए। हम तो चिल्लाते रहे, हम तो बात करते रहे, हम तो आवाज हर जगह पर जहां पर उठा सकते थे उठाते रहे। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहती रही और उस अमल को इन्होंने एंडोर्स नहीं किया। जी पैसे नहीं है, आप अभी इनसे दोबारा करवा लें, अगर इनका अपना इंटरेस्ट होगा ये फौरन करा देंगे। मसला ये है कि जब आप अवाम के नुमाइंदों से नहीं, अवाम के मुंतखब होने से नहीं आते, अवाम के वोटों से नहीं आते, तो फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि आप अवाम की भलाई के लिए कुछ काम करें, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने तो डील करके आ जाना है। तो फिर हमें क्या जरूरत है काम करने की, लोगों की फलाह की, तालीम की, एजुकेशन की, हेल्थ कार्ड की, पनाहगाहों की या किसी और दर की। आप जुल्म करते रहेंगे, आप सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दें। मैं एक बात के ऊपर मंदोखेल साहब को मैं ज्यादा नहीं टच करता होता, इनकी पार्टी के हवाले से मेरा हमेशा ज्यादा फोकस होता है पीएमएलएन की तरफ से। लेकिन मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूं जिसमें आप देख लेंगे कि क्या हालत है इस वक्त कराची की। ये आप वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर चलाइए, इसमें आपको नजर आएगा कि कुत्ते जो हैं कराची के इतने आवारा हुए हैं और बंदे को पकड़कर, ये 5-7 कुत्ते लगे हुए हैं, उसको पकड़कर जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे नोचना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं होना चाहिए वैसे सर, इस तरह की सर। वैसे तो बंदूखेल साहब से पूछ सकता हूं, आप इनकी हुकूमत की करोड़ों रुपए मुख्तस किए लेकिन उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। बंदूखेल साहब देख लें, चोरी की वारदातें देख लें, ठीक है सर, कत्लेआम की वारदात, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं। बंदूखेल साहब से सर कोई आवाम का भला नहीं कर, सिंध को इन्होंने तबाह कर दिया है। चले सर, वजह क्या है? वजह क्या है बंदूखेल साहब? आपने सुना एक तवील फहरिस्त है, आते हैं नहीं मैदर साहब के पास। पहले पंजोता साहब से पूछो, इन कुत्तों की नंबर प्लेट लगे हुए कि वो कराची में, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि ये कुत्तों की बात करें, आपका तो पूरा सुबह जो ना वो कत्ल गारत और उसमें अभी आप पाड़ाचिनार में, पाड़ाचिनार में तो बहुत अफसोस था, 100 लोग जख्मी हो गए। आपके बंधु जेल तोड़ा गया है, आपके डीए खान में कर्नल को अगवा किए, जज को अगवा किए, कस्टम अफसरान को मारे गए। पेशावर शहर के बीच में एक शख्स जो है ना वो बंदूक लहराते हुए बच्चों के सामने एक शख्स को कत्ल किए। आपका लॉ एंड ऑर्डर किधर था? आप कुत्तों को वीडियो लेके घूम रहे। खुदा का वास्ता पंजोता साहब, आप वो माशाल्लाह अच्छे वकील है, आपने घूम फिर के फिर उसी तरफ आ जाता है। वो मैं नहीं कहता हूँ, वो एक शख्स था, किसी ने पूछा उसे ये बताओ 2 और 2 कितने, बोले 4 रोटी।
आपसे कोई भी सवाल कर ले, आप आ जाते हो इक़्तिदार पे। बाबा इक़्तिदार जो है ना, आप तो गुर्दा कुनी लेके भागा है। इंतजार करो, पीपल्स पार्टी ने शहादतें देखी है, फांसियां देखी है, हमने इंतजार की है। मैं आपके सामने विक्टिम बैठा हूँ, मुस्तफा कमाल को किस तरह लाया, मैं इंतजार में बैठा हूँ, सुकून से बैठा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगले 5 साल का इंतजार कर रहा हूँ। आप भी इंतजार करें, मेहनत करें, अल्लाह आपको देगा, सब्र का फल मीठा है पंजोता साहब। चले, सबर का फल मीठा। मैं लास्ट में ले लेता हूं क्योंकि वो फिर नाराज भी होते हैं। गौरी साहब, असलम गौरी साहब, आप समझते हैं जो मंदुखेल साहब ने बात की और तारिक साहब ने बात की, ज्वाइंट सेशन में आप लोग भी होंगे, आप लोग भी अपनी तजवीज दें पार्लिमानी फोरम पे। अगर कोई मसाइल हैं और आप समझते हैं आपका नुक्ता नजर बड़ा मजबूत है तो यू विल कैरी द डे सर। मैं ख्याल पार्लिमानी बेहतर जगह है फैसला साजी के लिए। जी, जब पार्लियामेंट के फैसले हो जाए और उसे इंटरनेशनल अदारे जिनको यहूदी डील कर रहे हैं वो मेरी पार्लियामेंट पे हावी आ जाए। मेरे दोस्त तारिक अजीज अभी तक कह रहे थे कि इंटरनेशनल दबाव आ रहा है, सदर साहब ने भी कहा है, तो क्या IMF, वर्ल्ड बैंक मेरे पार्लियामेंट पे हावी आ जाएंगे? क्या वो मेरे सदर साहब के दफ्तर पे हावी आ जाएंगे? क्या हम अपनी कानून साजी IMF और वर्ल्ड बैंक से या अपना फैटअप से पूछ के करेंगे? पाकिस्तान की बका किस तरफ लेके जा रहे हैं ये पाकिस्तान को? आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? क्या कौम को बताना चाह रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये कहूं कि जो बात ये इशू था कि ये जो हादसा हुआ है, मैं बताऊं अगर मुल्क में आपके रोटी होना तो किसी कोई पागल का बच्चा 15-15 लाख के घर से पैसे और जेवर बेच के मुल्क से बाहर नहीं जाता। आपके मुल्क में रोटी नहीं है, जो असल इशू है। लोगों को रोजगार थे, कारोबार थे। और एक चीज कादर मंदुखेल साहब ने कानून बताया, तो मैं जरा एक कानून उनसे पूछना चाह रहा हूँ अगर आप इजाजत दे तो। ये ट्रिब्यूनल है, लाड़काना डिवीजन का ट्रिब्यूनल, लाड़काना डिवीजन का ट्रिब्यूनल। आज फरवरी में इलेक्शन हुआ, आज तक पन्नोआकल, शिकारपुर, जैक बापात और जनाब कंदकोट के केसेस क्यों नहीं सुन रहा? क्यों नहीं अपीलें सुन रहा वो? मंदुखेल साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए, आपसे सवाल है सर, बिल्कुल लास्ट फ्यू सेकंड्स रहेंगे। मंदुखेल साहब, कानून यहाँ भी कानून है मेरे साथ। जी सर, आपका नुक्ता आ गया था। मंदुखेल साहब जवाब दीजिएगा, फिर मैंने क्लोज करना है। अंदर फैसला होना चाहिए। 6 महीने से आज 8 फरवरी से 10 महीने हो गए, मेरे केस अभी सुनने नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन में 25 से 30,000 बैलेट पेपर इनके जल्दी होने चाहिए। हम चीनी है, इलेक्शन कमीशन ना करे ना करे, मेरे एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करे। मोदी साहब, ये मैं आपके साथ बराबर का शरीक। चलिए, बराबर के आप शरीक है, इस मामले को भी उठाना चाहिए। में पहले ही कुछ नहीं था सर, आप तो माजी से ज्यादा जो ना बलूचिस्तान में सीटें जीत चुके हैं। पंजाब में आपको कुछ नहीं है तो आप सिंध की तरफ क्यों आ रहे हो? आप अपनी फिक्र करें पिशावर की, आपकी अपनी फिक्र करें। वजीरिस्तान की अली वजीर की सीट जो आपको दिया गया है, आप जिक्र करें मौसम दावर का सीट पीटीआई। ठीक है सर, आगे सर ये बात इंशाल्लाह आगे हम इस मुबाहिसे को सर आगे बढ़ाते रहेंगे अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। मैं निहायत शुक्रगुजार हूं असलम गौरी साहब आपका, नईम हैदर पंजोता साहब, कादिर मंदुखेल साहब, शेख आफ्ताब साहब, तारिक अजीज साहब, तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुख्तलिफ नुकात पर मबनी गुफ्तगू सुनी। आइंदा हफ्ता बड़ा अहम है, मुश्तरका इजलास होता है, इजलास बुलाया जाता है, मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से फैसला होगा और मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा इसका भी पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN पार्लियामान में दोबारा कल इकट्ठी होंगी। अब देखते हैं कि मामला क्या रुख क्या करते हैं। हमारी दुआ तो यही है और उम्मीद भी यही है, सैनिटी विल प्रिवेल। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि पॉलिटिशियंस ही हल निकालेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास कुंजी है पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए। प्रोग्राम सच तो में नशिस्त कैसे लगी, अपना फीडबैक दीजिएगा। कमिंग फ्राइडे इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।